नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजरज कृषि फार्म से आज पुनः आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। किसान भाइयों, अभी आपकी आलू और लाया की फसल खुद चुकी है, खेत खाली हो गए हैं। कुछ हमारे आलू किसान जो हैं आलू के बाद आलू ही करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आलू के बाद अगर हम इस जायद की फसल के तौर पर बाजरा की फसल करते हैं तो हम दोहरा लाभ कमा सकते हैं। एक तो बाजरा की जो है जब पकने 85 दिन और 75 दिन की काफ़ी सारी वैरायटी हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो एक तो हम जो है फसल लेते ही हैं, उसके बाद जो उसकी कड़ब जो रह जाती है खेत में उसकी जुताई करवा दीजिए। उससे आपके खेत में जीवांश की मात्रा और कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो उसका आप खाद हो जाएगा। दूसरे, आपको इस बाजरे की फसल में ज़्यादा लागत भी नहीं आती, तो ये आपका हर तरह से फ़ायदे का ही सौदा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में तिलहन की फसल के बारे में और एक वीडियो में आपके जो है खरीफ में सब्जियों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो खरीफ के अलावा यानी खरीफ की फसल से और अभी ये जो आपकी रबी की फसल ख़त्म हुई है, इस बीच में जायद की फसल के तौर पर बाजरा की फसल ले सकते हैं। और उसके लिए आपको जो है भूमि तो आपको पता ही है, बलुई दोमट मिट्टी में बाजरा जो है सब जैसे आलू उसमें होता है उसी में बाजरा बहुत अच्छा होता है। तो अब इसकी तैयारी करने के लिए आलू की जो खुदाई के बाद तो आपको जुताई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। पलेवा लगाइए और पलेवा के साथ में अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो वेस्ट डिकम्पोजर उसके साथ ही लगा दीजिए, जिससे जो फसल अवशेष हैं आलू के या और खरपतवार जो है तो वो तुरंत जो है उसमें गल जाता है और वो जो है खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ाता है। और उसके अलावा जो है आप जो है 2-3 बार जो अगर लाया की फसल की है आपने सरसों की तो 2-3 बार जुताई कराइए और उसको जो है आप बो दीजिए। अब आप जो है इसमें बाजरा की फसल के लिए कौन कौन सी प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं उसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा। तो 2 तरह की प्रजाति होती है बाजरा की, एक तो संकर प्रजाति होती है, एक संकुल प्रजाति होती है। तो संकुल में आप जो ले सकते हैं ये ICMB 221, ये ICMB 221 75 से 80 दिन की फसल है और इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर के करीब इसकी ऊंचाई होती है। दूसरी है ICTP 8203, ICTP 8203 जो है 80 से 85 दिन की फसल है और इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वो 180 से 190 सेंटीमीटर होती है। राज 171 ये जो है 80 से 85 दिन की है और इसके जो डंठल पौधे की ऊंचाई होती है वो 190 से 210 जो है सेंटीमीटर में होती है। पूसा कंपोजिट 383 ये वैरायटी है, ये भी 80 से 85 दिन की है और इसकी जो पौधे की ऊंचाई होती है वो भी 190 से 210 दिन होती है। अब हम संकर प्रजातियों की बात करते हैं। संकर प्रजातियों में जो है आपकी 86M52 78 से 82 दिन की है और 170 से 180 सेंटीमीटर इसके पौधे की ऊंचाई होती है। GHB 526 भी 80 से 85 दिन की है और 170 से 100 सेंटीमीटर इसके पौधे की ऊंचाई आपको मिलेगी। PB 180 80 से 85 दिन की फसल है और इसकी जो पौधे की ऊंचाई है वो 180 से 190 सेंटीमीटर होती है। GHB 558 75 से 80 दिन की फसल है और 170 से 180 सेंटीमीटर इसके पौधे की ऊंचाई होती है। अब बुवाई के समय की अगर बात करें तो बुवाई का समय जो है मार्च के प्रथम सप्ताह से अप्रैल के प्रथम सप्ताह का उचित समय होता है बुवाई का और इसमें बीज को आप उपचारित कर लीजिए और जो है बुवाई कर दिए। 46 डिग्री तापमान पर ये जो है पौधे इसके जो है परागण जीवित रह सकते हैं। और बीज कितना डालना है इसमें, अगर हम बीज की दर की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोग्राम दर से इसको जो है उपचारित करके आप बुवाई कर सकते हैं।
अब जो है बुवाई की विधि ज़्यादातर सब किसान भाई जानते ही हैं, फिर भी कुछ नए हो सकते हैं, नए किसान भाई जुड़े हों तो मैं उनको बता दूं। बुवाई जो है इसमें अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पत्ती से पत्ती की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब खाद्य उर्वरक प्रबंधन आप कैसे करेंगे? जब खाद्य और उर्वरक की बात करते हैं हम, तो इसमें जो है ज़्यादातर उर्वरकों का प्रबंधन मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए, परंतु समय के अभाव में और जानकारी के अभाव में और संसाधनों के अभाव में हमारे किसान भाई जो है मृदा परीक्षण नहीं करा पाते इस समय। तो नॉर्मल तौर पर जो है संकुल प्रजातियों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, और संकर प्रजातियों के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के पर में आप प्रयोग कर सकते हैं। और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल डोज में आप प्रयोग करें बुवाई के समय, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करनी चाहिए। यदि पूर्व में बोई गई फसल में गोबर की खाद का प्रयोग न किया गया हो तो 5 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर देने से इसकी जो है पैदावार अच्छी पैदा होती है और भूमि का स्वास्थ्य भी सही रहता है और उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। वैसे इस समय अगर किसी आलू की फसल के बाद अगर आप बाजरा की बुआई करते हैं तो इन उर्वरकों की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। बुआई के समय तो लगभग ना के बराबर, और अगर आप बाद में देना चाहें तो नाइट्रोजन के तौर पर यूरिया की मात्रा आप दे सकते हैं। और जो है अब आपको क्या करना है, पौधा उग गया, पौधा का जर्मिनेशन होने के बाद आपको एक गैप प्रबंधन करना है। गैप प्रबंधन मतलब बहुत ज़्यादा घना पौधा नहीं होना चाहिए। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद शाम के समय आप खेत में पर्याप्त नमी होने पर घने पौधे वाले स्थान पर पौधों को उखाड़ दें और 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पौधे की बीच में है। इस तरह से आप उनके बीच में अगर ज़्यादा घने पौधे हैं तो उनको आप उखाड़ कर अलग कर दें, उसके बाद आप पानी लगा दें। सिंचाई के बाजरा में जो अगर सिंचाई की बात करें तो बाजरा में सिंचाई जो है गर्मियों का समय होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, हवा भी चलती है, तो इसमें सिंचाई की आपको भूमि के हिसाब से और सिंचाई का जो उस समय वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से सिंचाई का प्रबंधन करें। वैसे 4-5 सिंचाई जो है इस गर्मियों के बाजरा में आप जो है पर्याप्त होती है। अब निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो गर्मियों के इस बाजरा में जो हम जायद के तौर पर लेते हैं इसमें ज़्यादा निराई गुड़ाई की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है और खरपतवार जो है ज़्यादा इसमें होता ही नहीं है। और अगर आप जो है फिर भी अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग सिंचाई के साथ करते हैं तो आप जो है पाएंगे कि काफ़ी मात्रा जो है पौधे की जो तने की मोटाई और पत्ते की चौड़ाई काफ़ी अच्छी होगी, और जब इसकी बाली आएगी उस समय आप स्प्रे कर दें फोलियर स्प्रे तो बाली भी काफ़ी अच्छी आएगी और दाना भी काफ़ी मोटा आएगा। तो इसका आप समय समय पर प्रयोग करते रहिए और ये बहुत ही अच्छा है और आप प्रयोग करिए। मैं भी अपनी फसल में आपको ये प्रयोग करता हूँ और अब भी करूँगा, और उस समय जब करूँगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा भी। अब हम बात करते हैं रोगों की। अगर फसल की सुरक्षा तो पर हमें ध्यान देना चाहिए, और अगर किसान भाई पूरी तरह से रोगों को फसल पर नज़र रखेंगे तो पाएंगे कि वैसे तो ज़्यादातर इस फसल में रोग ना के बराबर आते हैं, अगर फिर भी इसमें एक फफूंदी फंगस जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके लक्षण जो है आप देखेंगे कि दाने के स्थान पर भूरे काले रंग से सींग के आकार की गांठें बन जाती हैं और इस तरह के संक्रमित पौधे फफूंदी विकसित हो जाती है, और ये जो है आपके खाने में भी जो है आपका एक तो रेट कम कर देगा, दूसरा अगर खाने में आता है तो ये स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसकी रोकथाम के लिए जो है एक तो हम रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें, दूसरा शोधित बीज का प्रयोग करें,
बीज उपचारित नहीं है तो 20% नमक के घोल में बीज को डालने पर प्रभावित बीज फफूंदी के तौर पर ऊपर आ जाएंगे। आप अगर उपचारित नहीं करते हैं तो थोड़ा सा नमक डाल के पानी में जब बीज को डाल देंगे तो देखेंगे कि जो फफूंदी है या जो ख़राब बीज है वो ऊपर आ जाएंगे, उनको आप फेंक दीजिए और जो सही बीज हों उनको आप बुवाई में प्रयोग कर लीजिए। और 4-5 बार इसको जो है इस तरह से धो लें और धोने के बाद बुवाई में आप प्रयोग करें। तो इस तरह से आप जो है बाजरा की फसल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है अच्छी जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो उत्पादन आपका जो है 4 से 5 कुंटल प्रति बड़े आराम से जो है हो जाता है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है। मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होगी। और आप जो है अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि समय समय पर हम आपके उपयोग की काफ़ी सारी जानकारी देते रहते हैं। उन जानकारियों को आप प्राप्त करते रहें और इस जानकारी को अपने साथियों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।